Okay, let's start the things with the A2 Media Studies Postmodern Media. Okay, before moving forward, before going to understand postmodern media, we need to understand the term postmodern. There are so many philosophies involved in this topic. There are so many logic involved in this topic, and afterwards we are going to understand the application of that philosophy and logic towards the media. Okay. Step by step understand करेंगे बहुत easy तरीके से, and then we need to understand, we move forward. The first whole idea is to understand the term postmodern. That is the most important thing, to understand the term postmodern. If you have ever been to any sociology or any social sciences before, then you must be able to understand the term postmodern. First of all, we need to understand the term postmodern. ठीक है जी, ये पोस्ट मॉडर्न की टर्म क्या होती है? वी नीड टू मूव फॉरवर्ड विद दिस. व्हाट इज मेंट बाय पोस्ट मॉडर्न? ठीक है, व्हेनेवर वी गो टू अंडरस्टैंड द टर्म पोस्ट मॉडर्न, ठीक है, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड वी नीड टू अंडरस्टैंड कोई भी चीज़ अगर पोस्ट मॉडर्न होगी तो वो डेफिनेट सी बात है उसके पहले वो मॉडर्न भी हो सकती है और उससे पहले वो प्री मॉडर्न भी हो सकती है. देयर आर सो मेनी कॉन्टेक्स्ट, देयर आर सो मेनी आइडियाज अबाउट दिस. देखो, ये प्री मॉडर्न, मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न एक हिस्टोरिकल टाइम पीरियड का भी नाम है. सही है. पहली चीज तो ये एक हिस्टोरिकल टाइम पीरियड को भी कहा जाता है और उसी हिस्टोरिकल टाइम पीरियड के साथ थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग भी होती है. थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, यानी कि हिस्ट्री इज लिंक विद द थ्योरी, हिस्ट्री इज लिंक विद द थ्योरी. ठीक है. अच्छा, अब ये एक मैंने आपको बेसिक आइडिया आपके साथ शेयर कर दिया. ठीक है. देखो, अब मैं इसके साथ एक और आइडिया आपके साथ शेयर करता हूँ. देयर वाज अ ओल्ड थ्योरिस्ट, और इनको हम फादर ऑफ सोशल साइंसेस या फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, देयर आर सो मेनी थिंग्स जिन्होंने इनिशिएट किया था आइडिया. ठीक है. उन्होंने दुनिया की थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग को, फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग को मल्टीपल एरियाज में डिफाइन किया, मल्टीपल हिस्टोरिकल पीरियड्स में डिफाइन किया. ठीक है. नंबर वन वाज थियोलॉजिकल टाइम पीरियड. ठीक है. थियोलॉजिकल एरा जिसको कहा जाता है. थियोलॉजिकल एरा मीन्स एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें रूल ऑफ रिलीजन एग्जिस्ट करता था. ठीक है. ऑल द एरियाज ऑफ द सोसाइटीज वर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. सही है. उस थियोलॉजिकल टाइम पीरियड के बाद दुनिया में एक आया मेटाफिजिकल एरा. मेटाफिजिकल एरा का मतलब क्या हुआ? साइंस challenges the religion. साइंस ने रिलीजन को चैलेंज करना शुरू कर दिया, यानी कि देयर इज अ फाइट बिटवीन साइंस एंड रिलीजन. आफ्टरवर्ड्स कहा जाता है देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव एरा, जिसको हम कहते हैं रूल ऑफ साइंस एंड लॉजिक. इसी चीज को हम रेशनलाइजेशन भी कहते हैं. ठीक है. कॉम्प ने ये जो आइडिया आपके सामने प्रेजेंट किया है, दिस इज मोर अबाउट द फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोसाइटी, दिस इज मोर अबाउट द थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोसाइटी, कि एक सोसाइटी के अंदर. अब मुझे एक थोड़ा सोच के एक बात बताओ,
What is the similarity between theological era and positive era? दोनों रूल्स हैं. There is something which we used to call a big set of truth. सही है. अब इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी नजर आ रही है? यू आर वेरी राइट. दे बोथ फॉलो मैटा नैरेटिव. ये टर्म समझ लीजिएगा, ये बहुत काम आएगी. ठीक है. मैटा नैरेटिव मीन्स बिग सेट ऑफ ट्रूथ, सही है. बिग आइडियोलॉजी, समझ में आई बात? ठीक है. अब ऑटोमेटिकली whenever we say meta narrative, there is a fixed set of truth. सही है. big set of truth, और you can say, इसको ज्यादा बेटर वर्ड इसका fixed set of truth है. थियोलॉजिकल एरा में रिलीजन आइडियाज के हवाले से फिक्स सेट ऑफ ट्रूथ था. सही है. बिग आइडियोलॉजी, बिग ट्रूथ, सही है. सो एक्चुअल में हमें ये समझ में आ रहा है कि एक टाइम पीरियड है थियोलॉजिकल टाइम पीरियड, एक पॉजिटिव टाइम पीरियड, एक में रूल ऑफ रिलीजन है और एक में रूल ऑफ साइंस एंड लॉजिक है. ठीक है. अब ये थ्योरी बहुत काम आने वाली है आगे चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए. देखिए, याद रखिएगा, पोस्ट मॉडर्न को अंडरस्टैंड करने से पहले ज़रूरी है कि हम मॉडर्न को अंडरस्टैंड करें. ठीक है. मॉडर्न वर्ल्ड या मॉडर्नाइज थ्योरी किसको कहते हैं? बेटा, ये वो टाइम पीरियड था जो कि आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद स्टैब्लिश हुआ. अब इंडस्ट्रियलाइजेशन नीड्स साइंटिफिक आइडियाज, rationalization, सही है. This is all about the modern school of thought. Am I right? We can call it कि इसके बाद इसमें रूल ऑफ साइंस एंड लॉजिक डेवलप हुआ. समझ में आई बात? दुनिया की मेजर जितनी भी थ्योरीज हैं वो सारी की सारी जो डेवलप हुई हैं आज जो मौजूद है हमारी जिस शक्ल में, वो सारी शक्ल जो है वो मॉडर्न एरा की दी हुई है. समझ में आई बात? ठीक है. कि आज हम जिस शक्ल के अंदर किसी भी थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग्स को देखते हैं, चाहे वो सोशलिज्म हो, मार्क्सिज्म हो, फंक्शनलिज्म हो, फेमिनिज्म हो, ऑल दीज थ्योरीज जो हैं ये दीज वर डेवलप्ड ड्यूरिंग द एरा ऑफ मॉडर्नाइजेशन. आफ्टर द इंडस्ट्रियलाइजेशन 1750 की जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जब दुनिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो उसके बाद ये मॉडर्नाइज स्कूल ऑफ थॉट्स डेवलप होना शुरू हो गए. ठीक है. अब इससे पहले भी कोई ना कोई दुनिया में तो लोग रहते होंगे, उसको हम कहते हैं प्री मॉडर्न टाइम पीरियड या प्री मॉडर्न एरा. इसको हम कहते हैं ये प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला एरा है. सही है. याद रखिएगा, प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स कि भाई एग्रीकल्चरल लाइफस्टाइल होगा. ठीक है. लोग जो होंगे थियोलॉजिकल आइडियाज पर बिलीव करेंगे. समझ में आई बात? थियोलॉजिकल आइडियाज पर बिलीव करेंगे. ठीक है. अब ऑटोमेटिकली इसको हम मिडीवल टाइम्स भी कहते हैं. ठीक है. और हुआ ये कि जब मॉडर्नाइजेशन हुई ना, उसने मिडीवल टाइम्स की जितनी भी डेवलपमेंट थी उनको सबको मल्टीप्लाई बाय 0 कर दी. दैट वाज द बिगेस्ट एलिमेंट जिसको आप कह सकते हैं. तो भाई ऐसा नहीं था कि जो आपका प्री मॉडर्न एरा में कुछ हुआ ही नहीं. ठीक है. बट अब हुआ ये, इसके अंदर देखो, याद रखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी जब, तो इसमें अर्बनाइजेशन भी होगी. याद रखना, इंडस्ट्रियलाइजेशन की छोटी बहन है, उसका नाम है अर्बनाइजेशन, एक्सपेंशन ऑफ अर्बन एरियाज. ठीक है.
अब इन दोनों एलिमेंट्स में क्या चीज़ एग्जिस्ट करती है बेटा, इन दोनों चीज़ों में आप देखोगे प्री मॉडर्न एरा हो या मॉडर्न एरा हो, एग्जिस्टेंस ऑफ मेटा नैरेटिव ज़रूर नज़र आएगी। सही है, फिक्स सेट ऑफ ट्रुथ्स हैं, सही है, मेटा नैरेटिव है, फिक्स सेट ऑफ ट्रुथ है, बिग ट्रुथ भी कहेंगे हम इसको। समझ में आई बात? ठीक है, चाहे वो मॉडर्नाइजेशन का, अब क्या हुआ, दिस इज ऑल्सो अबाउट कन्वेंशनल वे ऑफ थिंकिंग। ठीक है, फिर अगर हम इस सिनेरियो को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं तो दुनिया में पोस्ट मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट आता है, पोस्ट मॉडर्न एरा डेवलप होता है। अब इस थॉट के मुताबिक देयर इज नो वन ट्रुथ और मेटा नैरेटिव in post-modern societies. There is no one truth or meta narrative in post-modern societies. ठीक है, यानी कि आज की दुनिया के अंदर कोई भी फिक्स सेट ऑफ ट्रुथ और मेटा नैरेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। सही है, if there is no one truth or meta narrative in postmodern societies, ठीक है, तो क्या होता है, there are multiple set of truths available। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, हम इसमें कहते हैं every individual will develop his own narrative in this post-modern world। अब देखो उस ज़माने में क्या था, इफ़ यू आर फॉलोइंग आ थ्योरी और नैरेटिव और मूवमेंट, आप उसी के स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करोगे, यू आर नॉट अलाउड टू थिंक बियॉन्ड दैट पर्टिकुलर थिंग। आज की दुनिया के अंदर क्या हुआ, मिक्सिंग ऑफ आइडियाज़ हो गया। समझ में आई बात? देखो इस एरा के अंदर आपको यहाँ पर कन्वेंशंस भी मिलेंगी, सही है, आपको इसमें स्टीरियोटिपिकल रिप्रेजेंटेशन भी मिलेगी। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, देयर इज नो वन ट्रुथ और मेटा नैरेटिव इन पोस्ट मॉडर्न सोसाइटीज, एवरी इंडिविजुअल विल डेवलप हिज ओन नैरेटिव इन दिस पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड। सही है, अब क्या हुआ, देयर इज नो फिक्स्ड कन्वेंशन और ideas in post modern world. It's more about individualism, individualistic ideas। ठीक है, यानी कि आप जो हैं वो इंडिविजुअलिस्टिक आइडियाज़ के साथ काम कर रहे हैं। हर इंसान अपनी अपनी अजम्पशन और अपने आइडियाज़ के हिसाब से चीज़ों को डेवलप कर रहा होता है। इज इट क्लियर टू यू ऑल? ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जब हम इस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो हमें क्या समझ में आता है कि भाई दुनिया के अंदर पोस्ट मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट
इंडिविजुअल नैरेटिव की बात कर रही है। किसकी बात कर रही है बेटा? इंडिविजुअल नैरेटिव। कि आप इसको इंडिविजुअलिस्टिक रियलिटी भी कह सकते हो। ठीक है, अब ये हमने अंडरस्टैंड किया ये प्री मॉडर्न, मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड क्या होता है। ठीक है, अब अगर मैं इसको अब मैं आपको एग्जीक्यूट करता हूँ, मॉडर्नाइज्ड मीडिया सही है, मॉडर्नाइज्ड मीडिया से निकल के दुनिया पोस्ट मॉडर्न मीडिया की तरफ जा रही है। ठीक है, अब जब मॉडर्नाइज्ड मीडिया की बात करते हैं हम, ठीक है, तो मॉडर्नाइज्ड मीडिया का कॉन्सेप्ट क्या? देखो, फिक्स सेट ऑफ ट्रूथ की बात करेगा। सही है, अब मॉडर्नाइज्ड मीडिया की खास बात क्या है? ये फिक्स्ड सेट ऑफ ट्रूथ की बात तो करेगा ही करेगा। फिक्स सेट ऑफ ट्रूथ के बाद जो मॉडर्नाइज्ड मीडिया की बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑल अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी। जो रियल वर्ल्ड में होता है वो मॉडर्नाइज्ड मीडिया उसी चीज को दिखाने की कोशिश कर रहा होता है। ठीक है, इट्स मोर अबाउट कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोशल आइडेंटिटीज, यानी कि क्लास, जेंडर, एथनिसिटी को, क्योंकि उनका मकसद है रियलिस्टिक वर्जन ऑफ सोसाइटी, यानी कि कैमरा जो है वो एक रियलिस्टिक वर्ल्ड को दिखा रहा है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली मॉडर्नाइज्ड मीडिया रोटेट्स अराउंड द आइडिया ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी। याद रखना, जब हम पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड में आते हैं तो इट्स मोर अबाउट इंडिविजुअल नैरेटिव और इंडिविजुअल नैरेटिव जो होता है वो क्या कहता है? द होल आइडिया ऑफ मीडिया इज नॉट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी, इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइपर रियलिटी। कि एक अजम्पशन है कि ऑडियंस नो दिस फैक्ट, दिस इज नॉट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी। ऑडियंस नो दिस फैक्ट दैट दिस इज नॉट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी. This is a representation of hyper reality. It's a representation of exaggerated reality. सही है? It's a representation of hyper reality, or you can say a simulation of reality. The media is not going to show an actual reality. Media, then your audience know this fact, this is a film, this is a game. This is an exaggerated version of reality. This is not an actual version of reality. This is not an actual version of reality. This is an exaggerated version of reality. Is it clear to you all? Things, okay? So this is the whole concept of postmodern world. It comes on the philosophy of postmodern ideas, postmodern theory based on individualistic school of thought. Okay, and afterwards that particular thing is linked with the postmodern media, which is completely different from the modernized media. In the previous world, or you can say that in the previous film and dramas, we can see this particular fact, like they just want to show anything as a part of reality. They just want to pretend to be the reality, that they want to show this thing that this is a part of reality. But if we talk about the postmodern world, there is a hyper-real world. The man is fighting with the nature. The man is fighting with the supernatural world. The man is fighting with the aliens. That shows what? This is a illusion of the person. This is a representation of hyper world. This is a representation of a big narrative.
This is a representation of individualistic narrative. They are not following a big set of truth. Is it clear to you all? देखिए, whenever we are going to differentiate between the postmodern media or modernized media, देखो, modernized media is more about conventional school of thought, one big narrative. Let's suppose representation में बता दिया गया कि male is superior, male is hegemonic, female is inferior, submissive. Okay. That is the representation of conventional idea. Yeah. But in the postmodern world, anything could be possible. Okay. Okay. It is possible like a transgender could be superior than all other people. Is it clear? So this is all about the idea. This is the postmodern media is a representation of the individualistic narrative. Is it clear to you all? So the whole idea is, like in modernized form of media, there were the producers who always try to produce a replication of reality, or you can say the representation of reality. They always go for the conventional representation of social identities like class, gender, ethnicity, age, stuff. In postmodern media, there is more about individual narrative, and there is a representation of hyper-reality, or you can say the simulation of reality. The hyper-reality or the simulation of reality means what? It's a quite very basic thing. Like hyper-reality means the exaggerated form of reality. In the postmodern form of the media, audience know this fact that this is not a representation of reality. The audience are considered literate. Like in postmodern media, it can be argued that there are active audiences. Active audiences always retain the ability to understand and analyze. Active audience always retain the ability to understand and analyze. And they know this fact. This is the new media. The media is not a representation of reality. This is a representation of hyper-reality. It feels like a reality, but it's not a reality. समझ रही बात? It's a very simple thing. Hyper-reality की अगर मैं simulation of reality की example दूँ आपको, there is an orange and there is an orange Tetra Pak orange juice. The Tetra Pak orange juice give you the feel of more than reality, but it's not actual reality. सही है, उसमें लिखा हुआ होता है it's only the natural 10-15% natural होता है, बाकी सारा कचरा होता है उसके अंदर. But that Tetra Pak juice always give you a feel of more than a reality. Always give you if you are going to see the Nestle Fruta Vitals ad, आपको ऐसा लगा इससे अच्छा किनो तो मैंने दुनिया में कहीं देखा ही नहीं है. सही है, ठीक है. So automatically the whole idea is quite simple. Like in hyper real world, ठीक है, in the hyper real world, the whole idea is quite simple. Like the active audiences always go in this particular way कि active audiences किस तरह से जाते हैं. Active audiences जाते हैं इस context के साथ और इस understanding को अपने पास रखते हैं कि भाई the media is not a representation of reality. This is देखो, in previous world there was an existence of passive audiences who accept whatever is going on. ठीक है, and they assume this fact that the media is an actual representation of reality. Whatever is on television, whatever is on internet, the people accept it as it is. Am I right? They accept it as a reality. In postmodern media, there is nothing like no fixed conventions. कोई कन्वेंशन फिक्स नहीं है, ठीक है. No original thoughts. हम इसको कहते हैं the new media or the postmodern media is a copy of the copy.
एम आई राइट? कॉपी ऑफ द कॉपी, इसको हम कहते हैं अपनी लिटरेचर की टर्म में, इस टर्म को कहा जाता है पेस्टिश। उर्दू में इस वर्ड को कहते हैं सुरखा, छापा। समझ नहीं बात? एंड द ऑडियंस नो दिस फैक्ट that this is not an actual form of reality, that this is not an actual form of reality, this is a copy of the copy. एक कॉपी बनेगी, उसकी कॉपी बनेगी, उस फर्दर कॉपी बनेगी, ठीक है? So there is no original thought, and audience know this fact, audience enjoy this thing, like EDM music. EDM music is an example of pastiche. There is no original thought behind EDM music. समझ आई बात? There is no original thought behind EDM music, but that's a music. Audience love to consume that music. सही है? And that again, that is hyper real. EDM electronic dance music जो होती है, वो electronic music जो formulate होती है, ठीक है? और electronic music जो होती है, वो actual के अंदर क्या होती है? That's not an actual music. It's an exaggerated form of music. वो एग्जिस्ट करती नहीं है दुनिया के अंदर, वो बीट किसी इंस्ट्रूमेंट से बज ही नहीं सकती, ठीक है? बट इट एग्जिस्ट, ठीक है? अगेन दूसरी थॉट इसके अंदर जो जनरेट होती है, दैट इज ऑल अबाउट व्हाट? मिक्सिंग ऑफ मल्टीपल थॉट्स, ठीक है? अब मिक्सिंग ऑफ मल्टीपल थॉट्स का मतलब ये हुआ कि आज की दुनिया में फ्यूजन म्यूजिक क्या होता है? जैज म्यूजिक को आपने क्लासिकल म्यूजिक के साथ मर्ज कर दिया, दैट्स अ फ्यूजन म्यूजिक। क्लियर हो रही है बात? ठीक है। अब व्हेनेवर वी टॉक अबाउट इस चीज को हम कहते हैं ब्राइकोलाज। Actually, in modernity, there was a war to show original thoughts, to prove everything as real, to prove everything as real. आज भी अगर हम पाकिस्तान की ऑडियंस की बात करें तो हम वो मॉडर्नाइज एरा में रह रहे हैं, हम ड्रामे से रियलिटी निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। एयरटेल देख रहे होते हैं, एयरटेल देखते हैं भाई क्या वाक़या ऐसा हुआ था। जबकि हिस्ट्री के अंदर कहा जाता है एयरटेल के बारे में हार्डली हिस्ट्री के अंदर जो थॉट्स हैं वो 2 पेज की। समझ आई बात? भाई आपको यानी कि हिस्ट्री के अंदर जो फर्स्ट ऑटोमन एम्परर था उस्मान, उसके बारे में बहुत कम लिखा हुआ है। समझ आई बात? तो एयरटेल के बारे में, उसके बाप के बारे में कितना सा लिखा हुआ, इतना सा लिखा हुआ होगा। ठीक है। सो ऑटोमेटिकली अगर हम बात करते हैं, बट आज की हमारी जो पर्टिकुलरली सब कॉन्टिनेंट की ऑडियंस है, दे ऑलवेज सी एनीथिंग एंड दे ऑलवेज ट्राई टू अज्यूम कि भाई ये तो वाक़तन ऐसा हुआ होगा, ये देखो एयरटेल कितना ज़बरदस्त लग रहा है। वो एयरटेल इजराइली किसी बीच के ऊपर पार्टी कर रहा था, लोगों ने कहा वो देखो एयरटेल ये क्या कर रहा है। वो क्या नाम है उसका, इसरा बिल्जिक जो है, सही है, इसरा बिल्जिक जो उसके अंदर कौन हलीमा खातून बनी है, भाई वो नॉर्मल एक्टर है, भाई वो नॉर्मल मॉडल है। लोगों ने पाकिस्तानियों ने जाके उसकी कमेंट की बैंड बजा दी जिसे कहते हैं, बिकॉज द पीपल आर अज्यूमिंग देम एज अ हलीमा। एयरटेल शो वाज बेस्ड ऑन द टर्किश शो बेस्ड ऑन इस्लामिक हिस्ट्री ऑफ, और सही है। तो उसमें एक जो एक्ट्रेस थी, जो हीरोइन थी हलीमा है, उसका उनका नाम है इसरा बिल्जिक नाम है उनका, ठीक है। वो नॉर्मल एक्टर मॉडल है, सही है। पाकिस्तानियों ने उसके जो है कमेंट बॉक्स में जाके ज़िंदगी बर्बाद कर दी कि भाई ये तो आप क्या कर रही हैं, आप हलीमा खातून है। बोले भाई पागल हो गए हो तुम लोग, सही है। तुम लोग अभी तक मैंने शॉर्ट कंप्लीट किया हुआ अरसा हो गया मुझे, तुम लोग, मैं निकल गई हूँ शॉर्ट से, तुम लोग नहीं निकल पा रहे हो, ठीक है। तो अब तुम तो मुझे पता नहीं क्या समझ रहे हो, सही है कि इस्लामिक क्वीन ऐसी नहीं होती है, ठीक है। तो उन्होंने टर्की वैसे नॉर्मली देखा हुआ नहीं, मतलब पागल वागल लोग हैं, उनके लिए वो तो बेवकूफ़ समझते होंगे, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली दैट्स तो अब जैसे इसकी एक और मैं आपको बड़ी क्लासिकल एग्जांपल देता हूँ। जब वो मेरे पास तुम होगी लास्ट एपिसोड होती है, ठीक है, उसमें राइटर जो है ये बात प्रूव करने की कोशिश करना शुरू कर दिया उसने कि भाई ऐसा हुआ था वाक़या, कि जिसके अंदर वो हार्ट बीट बिल्कुल फ्लैट हो जाती है और बंदा बातें कर रहा होता है,
तो वो सही है। अब वो उसको रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी की तरफ लेके आना चाह रहा है। भाई उसको बोलना चाहिए दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल हाइपर रियलिटी, नथिंग मोर देन दैट, आई एम सो सॉरी। बट आज भी हमारी ऑडियंस जो है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ, बिकॉज उनको वो क्रेज में डाला हुआ है कि हर ड्रामा इज बेस्ड ऑन रियलिटी। ड्रामा तो वही होता है जो रियलिटी होती है, सही है। दैट इज द ह्यूज डिफरेंशिएशन बिटवीन द ऑडियंसेस। दैट्स वाई पाकिस्तान के अंदर या सब कॉन्टिनेंट के अंदर कोई सुपर नेचुरल फिल्म हिट नहीं हो पाती, बिकॉज ऑडियंस पोस्ट मॉडर्न मीडिया को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं। समझ रहे हो, ये बिल्कुल डिफरेंट डायमेंशन है मीडिया की। हॉलीवुड एक डिफरेंट डायमेंशन पे काम कर रहा है, सब कॉन्टिनेंट का मीडिया एक डिफरेंट डायमेंशन में काम कर रहा है। ड्रामाज हिट जाते हैं क्योंकि ऑडियंस की अजम्पशन ये है कि रियलिटी है। बिस्मिल में वाक़तन ऐसा होगा हर औरत अपने शौहर पे शक कर रही है। सही है, नहीं रियलिटी है ना, उनको हर किसी को लगता है ये तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी है। तो अब एवेंजर्स में जो हुआ था वो इसको एग्जीक्यूट करना बड़ा, यानी कि उसके बारे से रियलिटी से लिंक करना नामुमकिन है, सही। तो जब हमारा पोस्ट मॉडर्न मीडिया आया तो उसने जो ओरिजिनल थॉट्स का आइडिया था उसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। और पहले ये था कि भाई यू नीड टू स्टिक विथ वन कंटेंट, ठीक है, ब्राय कोलैज नहीं था, ठीक है। आप फ्यूजन नहीं क्रिएट कर सकते थे। आज सब जॉनराज होते हैं, मल्टीपल जॉनराज होते हैं, 4-4, 5-5 जॉनराज पे एक फिल्म बनती है। म्यूज़िक के अंदर अगर आप देख लो तो म्यूज़िक के अंदर 5-5, 6-6 जॉनराज होते हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली क्लासिकल भी आ रहा है, सेमी क्लासिकल भी आ रहा है, EDM भी आ रहा है, ठीक है। तो अभी रिसेंटली सलीम सुलेमान, क्या नाम है उसका, सलीम मर्चेंट, सही है, सलीम सुलेमान जो है, सही है, इंडियन म्यूज़िक डायरेक्टर है, ठीक है। उसने भूमि के नाम से एक सीरीज़ लॉन्च की है म्यूज़िक की। तो उसमें सोनू निगम ने एक गाना गाया था, उसके अंदर उसने एक गाने के अंदर पता नहीं कितने जॉनरास को यूज़ किया है। EDM भी यूज़ किया है, क्लासिकल, सेमी क्लासिकल भी यूज़ किया है, ठीक है, जैज़ का भी एक एलिमेंट आ जाता है। सो दे ही डिड अ वंडरफुल जॉब इन दैट पर्टिकुलर। तो दैट इज़ द होल आइडिया ऑफ ब्राय कोलैज, सही है। दूसरी चीज़, उस गाने का नाम है ले गई जान, सुनिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे आते हैं हम रेफरेंस ऑफ वन मीडिया टेक्स्ट इन अनदर मीडिया फॉर्म। एक मीडिया टेक्स्ट दूसरे मीडिया टेक्स्ट में रेफरेंस किया जा रहा है। बहुत सारी फिल्म्स जो होती हैं उसके अंदर गाने हो रहे होते हैं या फिर कोई फिल्म का कोई पार्ट लगाया जा रहा होता है, सही है। इसको हम कहते हैं ऐसा ही है, इंटरटेक्सचुअलिटी कहते हैं, सही है, रेफरेंसिंग ऑफ वन मीडिया टेक्स्ट इनटू अनदर मीडिया फॉर्म। फिर आते हैं हमारे पास नॉन लीनियर नैरेटिव। बेस्ट एग्जाम्पल वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, एग्जैक्टली, यानी कि अच्छा सॉरी, वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट भी हो सकता है। और बहुत सारे जो जिसमें नैरेटिव जो है, वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट तो पोस्ट मॉडर्न फिल्म की बहुत सारी चीज़ों में एग्जाम्पल बनती है, ठीक है। क्या कहते हैं, वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट में सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी भी होती है। सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी का मतलब ये होता है कि कैरेक्टर कैमरे में देख के बात करेगा, कैरेक्टर कैमरे में देख के। वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट में ऐसा हुआ है। मोमेंटो में आप नॉन लीनियर नैरेटिव की बात करती हैं, पहले एंडिंग दिखा रहे हैं, फिर स्टार्टिंग, फिर मिड चला रहे हैं, यानी या फिर आप चैप्टर वाइज जो है नैरेटिव को लेके चल रहे हो, ठीक है। सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी में क्या होता है, कैरेक्टर कैमरे की तरफ देख रहा है। अब व्लॉगिंग जो है, व्लॉगिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी, इज अ पार्ट ऑफ पोस्ट मॉडर्न मीडिया। पहले ज़माने में क्या था, यू इग्नोर द कैमरा, एग्जिस्टेंस ऑफ द कैमरा, कन्वेंशन यही था ना, ठीक है। अगर आपने ओल्ड फिल्म्स देखनी है ना, जैसे मैं आपको बताता हूँ, वो क्या नाम था उस फिल्म का, अगर आपने सब कॉन्टिनेंट के हवाले से कोई एक अच्छी मॉडर्नाइज फिल्म जो स्टीरियोटिपिकल रिप्रेजेंटेशन पर बेस करती हो, जो टोटली अपोजिट हो पोस्ट मॉडर्न फिल्म है, वो आप पाकीज़ा देख लें।
जेंडर रिप्रेजेंटेशन स्टीरियोटाइपिकल आपको मिलेगी, ठीक है। कैरेक्टराइजेशन आपको बहुत स्टीरियोटाइप, आपको ऐसा लगेगा कि एक्चुअल रियलिटी चल रही है। आज की पोस्ट मॉडर्न फिल्म्स में आप ये चीज़ देखते हो कि आज की फिल्म्स के अंदर रियलिटी नहीं होती, इट्स मोर देन अ रियलिटी। कन्वेंशंस, देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ एक्चुअल कन्वेंशंस इन द पोस्ट मॉडर्न फिल्म्स। सिचुएशन कंप्लीटली चेंज हो गई। इज इट क्लियर टू यू ऑल? तो एक्चुअली इट्स, ये एक बिल्कुल डिफरेंट फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग है फिल्म की। एक बिल्कुल एक एरिया ही चेंज हो जाता है फिल्मिंग का। सही है, या तो आप पोस्ट मॉडर्न फिल्म सोच सकते हो या फिर मॉडर्नाइज फिल्म सोच सकते हो। बहुत मुश्किल होता है कि आप दोनों जॉनरास के ऊपर काम करो, दोनों फिलोसफीज पे काम करो। दिस इज द फिलोसफी ऑफ फिल्म। समझ आई बात? इफ यू आर थिंकिंग लाइक एवेंजर्स, अवतार के बारे में सोचो तो आप एक डिफरेंट फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग रखते हो फिल्म की। अगर आप रियलिस्टिक फिल्म बनाना चाहते हो तो आप एक डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग रखते हो फिल्म। इज इट क्लियर टू यू ऑल? देखिए ये जो की टर्म्स है ना, चाहे वो प्रेस्टीज हो, ब्राइकोलाज हो, इंटरटेक्सचुअलिटी हो, सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी हो, ये तमाम चीज़ें हाइपर रियलिटी के अम्ब्रेला के अंडर में आती हैं। ये तमाम चीज़ें हाइपर रियलिटी के अम्ब्रेला के अंडर में आती हैं। अम्ब्रेला किसकी है? हाइपर रियलिटी की, ठीक है। और वो हाइपर रियलिटी जो फॉर्मुलेट हो रही है वो पूरी की पूरी फॉर्मुलेट हो रही है इन्हीं कंपोनेंट्स के थ्रू। वो अम्ब्रेला ये तमाम कंपोनेंट्स को रीजनरेट कर रही है। इज इट क्लियर टू यू ऑल? ठीक है। चाहे वो पेस्टिश हो, ब्राइकोलाज हो, इंटरटेक्सचुअलिटी हो, सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी हो, ठीक है। इन पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड एक्चुअली वी आर ब्रेकिंग ऑल द कन्वेंशंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन। Either it could be based on class, it could be based on gender, it could be based on ethnicity, and they are going to have a diverse form of representation. Actually, whenever we talk about the conflicts, every narrative has some sort of conflict, okay? There are several type of conflict, like one conflict is more about men versus men conflict. There's another conflict we used to call men versus himself. Sahi hai? Men versus social group. And there is a conflict we used to call one of the most prominent conflict in the world, we used to call with the hyper reality. It's all about men versus nature. Got it? The man is fighting with the nature. So, and this is one of the most foolish conflict. We used to say this thing because men needs to lose this conflict. अगर मैन नहीं जीतेगा, हारेगा ये कॉन्फ्लिक्ट, तो नेचर उसको मार देगी। आज हम जो नेचर के बारे से नेगेटिव चीज़ें देख रहे हैं वो सारी चीज़ें इसी चीज़ का इम्पैक्ट है। सो द हाइपर रियल नैरेटिव जो फॉर्मुलेट होता है वो एक्चुअल में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्पीच, जैसे लेट्स सपोज एवेंजर्स हैं या अवतार है या फिर आप स्पाइडरमैन का सुपर हीरो कैरेक्टर्स हो गए, ठीक है, बैटमैन के कैरेक्टर्स हो गए। दीज आर द कैरेक्टर्स हु आर हैविंग सम सुपर नेचुरल कैपेबिलिटीज, ठीक है, विच इज मोर देन अ रियलिटी, विच इज नॉट एन एक्चुअल रियलिटी। इट गिव यू द सिमुलेशन ऑफ रियलिटी, इट मे गिव यू द सिमुलेशन ऑफ रियलिटी। ये तमाम चीज़ें आपको रियलिटी की सिमुलेशन तो दे सकती हैं बट रियलिटी नहीं। ये तमाम चीज़ें रियलिटी की सिमुलेशन तो दे सकती हैं बट रियलिटी नहीं। Is it clear to you all? Because जो पोस्ट मॉडर्न मीडिया है वो आइडिया ऑफ रियलिटी को ब्रेक कर देता है, शैटर कर देता है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब एक और चीज़ को आगे लेके चलते हैं, द आइडिया ऑफ ओरिजिनलिटी, ठीक है। जो ओरिजिनल स्कूल ऑफ थॉट है, ठीक है, वो तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ख़त्म हो गया। अब क्या है, कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं जिनको हम ब्राइकोलाज या पेस्टीज का नाम देते हैं। कॉपी ऑफ द कॉपी है या ब्राइकोलाज का एक डिफरेंट चीज़ों से मिला के एक नया कॉम्बिनेशन फॉर्मुलेट हो रहा होता है। यार हमने जो की टर्म्स आपसे पहले डिस्कस की थी, हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, ठीक है। अब उनकी प्रॉपर डेफिनेशंस के साथ उसको आगे लेके चलेंगे, ठीक है। द फर्स्ट टर्म इज पेस्टीज। अ टेक्स्ट सेलिब्रेट्स अ स्टाइल ऑफ अनदर मीडिया टेक्स्ट बाय इमिटेटिंग इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ इट और इट इज इंटायरली। अच्छा, एंटायरिटी, बहुत सिंपल सी बात है। देखो, पेस्टीज इज ऑल अबाउट कॉपी ऑफ द कॉपी। समझ आई बात?
फिर आता है पैरोडी. पैरोडी का मतलब होता है टेक्स्ट मॉक्स द स्टाइल ऑफ अनदर मीडिया टेक्स्ट बाय इमिटेटिंग इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ इट और इट्स एंटायरिटी. यानी कि आप देखो इसमें क्या है बेटा, बहुत सिंपल सी बात है. मॉक्स अनदर टेक्स्ट, मॉक्स अनदर टेक्स्ट का मतलब क्या है, यू आर गेटिंग द बेनिफिट ऑफ अनदर मीडिया टेक्स्ट. ठीक है, यानी कि एक पॉपुलर सीरीज है, फ्रेंड्स है लेट्स सपोज, उसको आप इमिटेट कर रहे हो तो लोगों के नज़दीक क्या होगा कि दैट्स द इमिटेशन. वो पैरोडी को आप एडवांटेजेस पोजीशन के ऊपर लिख रहे हो. मेरी बात समझिएगा, बहुत सिंपल सी बात. देखो जो कन्वेंशनल आर्टिस्ट थे ना वो पैरोडी अवॉइड करते थे, वो पैरोडी अवॉइड करते थे. जैसे मोइन अख्तर हो गया, अनवर मकसूद हो गया, वो जो आपका लूज टॉक है, लूज टॉक के अंदर उन्होंने कोई एक कैरेक्टर को मिमिक नहीं किया, पर्टिकुलरली किसी आर्ट वर्क को मिमिक नहीं है, बिकॉज वो अपनी ओरिजिनलिटी, वो एक जेनेरिक कैरेक्टर उठाया करते थे. सही है, तो उनकी कोशिश ये थी कि पैरोडी को अवॉइड कर सके, बिकॉज जब आप पैरोडी करते हो तो ऑटोमेटिकली वो आप किसी और के फेम को यूज कर रहे होते हो अपने टैलेंट के साथ. सो वो जो मॉडर्नाइज फॉर्म ऑफ मीडिया था वो अवॉइड करता था पैरोडी को. बट पोस्ट मॉडर्न मीडिया टेक्स्ट के अंदर आप देखते हो देयर आर सो मेनी फिल्म्स जिसके अंदर वो पैरोडी को फॉलो किया जा रहा होता है. जैसे बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, वार का जो सीक्वेंस था, जो ओपनिंग सीक्वेंस था जिसके अंदर वो वेपनाइज के साथ जाते हैं, अटैक करते हैं एक घर के अंदर, वहाँ पे होस्टेजेस को बाहर निकालते हैं, वो आई थिंक जवानी पिंडयानी ने उसको मिमिक किया था. ठीक है, तो ऑटोमेटिक दैट्स अ पैरोडी. ब्रेकोलाज, a text produced from a range of available materials, जिसको हम कह सकते हैं fusion. Irony, what is presented in a text seems to mean one thing but in fact has opposite meaning. ठीक है, यानी कि different meaning create किए जाते हैं एक content से. ठीक है, और आज के जो Gen Z का जो है OG, सही है, BTW, TBH, सही है, ये एलिमेंट्स भी क्या हैं, दैट्स एन एग्जांपल ऑफ आयरनी. अब ओजी जो है अब ऑटोमेटिकली XD, ठीक है, दीज टर्म्स कुड बी कंसिडर्ड एज आयरनी. सेल्फ रेफरेंशियलिटी और सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी व्हेन अ मीडिया टेक्स्ट मेक्स रेफरेंस टू इटसेल्फ. ठीक है, इंटरटेक्सुअल रेफरेंसेस व्हेन अ मीडिया टेक्स्ट मेक्स अ रेफरेंस टू अनदर मीडिया टेक्स्ट. ठीक है, सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी के अंदर क्या होता है, वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट की एग्जांपल दी थी, सेल्फ रिफ्लेक्सिव होना. ठीक है, इंटरटेक्सुअल रेफरेंसेस का मतलब रेफरेंस ऑफ वन मीडिया टेक्स्ट इन अनदर मीडिया फॉर्म. ठीक है, नेटफ्लिक्स की सीरीज के अंदर होता है, देयर आर सो मेनी थिंग्स जिसके अंदर ये चीज यूज हो रही होती है. नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स अबाउट दिस, एंड these paragraphs are considered to be the complete recap of the core concepts related to the postmodern media. Okay, and now onwards we are going to discuss about the films of the postmodern media. We have discussed this thing that the postmodern media is all about the representation of hyper reality or the representation of simulation of reality, or you can say the something which seems like a reality but it's not a reality. Got it? So the postmodern media is all about the representation of hyper reality or hyper real ideas in this contemporary world. Okay, whenever we talk about this contemporary world or this contemporary form of media, there are several sort of films. We can see a lot of films in this world which rotates around the concept of hyper reality. Got it? Like there are few directors who love to be hyper real, who love to break the conventions, who hates the conventions actually. Okay, so first of all, we just introduce few things about the postmodern media, and then we move towards the concepts of theories or the ideas of particular film directors who love to break the conventions, who love to follow the things based on hyper reality or based on postmodern media like pastiche, bricolage, parody, irony, intertextuality, self-reflexivity. They used to do all of these things. Clear ho rahi baat? And it is evident that there are few directors who used to do the things before 1980s, like Quentin Tarantino's style of filming, like Inglourious Basterds. Like if you talk about the Quentin Tarantino's style of filming, it's more like Kill Bill, Pulp Fiction. All those ideas are based on what? Are based on postmodern media. Okay. Now we are moving forward. The postmodern media rotates around the idea of hyper reality
as a core assumption rotates around the assumption that media texts are not representation of actual reality, but a core representation of reality simulation, exaggerated reality, or hyper reality. You can say the simulation of reality. Modernized media text revolves around the presentation of actual reality, stereotypes, and stereotypical representation of social class identities, gender identities, ethnic identities, and age-related identities. Postmodern media breaks all the modernity-based conventions, and it develops exaggerated reality or hyper-reality content like science fiction and superhero-based films. Postmodern media texts break all conventions based around modern text, like pastiche is a common practice in postmodern media text. Pastiche is a common practice in postmodern media text. Pastiche stands for copy of the copy of the copy. Something is a copy element. In the modernized world, the whole content rotates around the idea of what? The whole element is based around the idea of original art of piece of art. Okay? But now in this world, the postmodern world, nothing is fixed. Everything is more about hyper-real world. Okay? So many films are considered as a copy of another media text, and postmodern media text breaks these practices, breaks the convention of demand of originality in modernized media practices. In postmodern media form, bricolage exists where different sorts of media text or genres may develop a new text, which again breaks the convention of originality. Fusion music is a prime example of bricolage. Other key elements are intertextuality, self-reflexivity, and non-linear narrative, because the core idea revolves around the simulation of reality. यानी कि हमने reality को simulate करना है, so we are going to move here and there, doesn't matter. Postmodern media texts are supported by theories of bodily art, which were based on the hyperreality. In those theories, postmodern media texts are considered as an exaggerated or created simulation of reality. It is constructed worlds such as Disneyland. अब बहुत simple सी बात है. Baudrillard used the term of Disneyland or initiate the idea of Disneyland, or you can say the idea of Disneyfication. What is meant by Disneyfication? We need to understand it first. Disneyfication means कि आप क्या कर रहे हो? You are going to Disneyfy anything. Disneyfying anything का मतलब क्या होता है? Disneyland क्या है? ठीक है. Disneyland is not an actual land. They build the whole land on the basis of the Disney characters. सही है. Another example of the hyperreal world is the Dubai's Global Village. You can see a lot of countries over there. America, Pakistan, Lebanon. Got it? You can see a lot of countries over there, but these are not actual countries. Those pavilions are considered to be the simulation of reality. Most of the films that are based on the postmodern media text are developed to show a simulation of reality. A new dreamland like Frozen, Interstellar, Inception, Kill Bill, Pulp Fiction, etc. Interstellar, Oppenheimer, what are those films? We need to understand this thing. Whenever we talk about Christopher Nolan, the philosopher filmmaker, he's considered as a film philosopher of the world, because all of his films are mostly based on hyperreality or breaking the conventional ideas of filmmaking. Or the most of the subjects are completely out of this world, like Oppenheimer, Inception. Got it? All of these films are based on hyperreal world. We will discuss more about those films. What are the philosophies in those films? There are some film directors such as considered to be like key players behind the production of postmodern media text, like Quentin Tarantino, Christopher Nolan, as most of the time they break the convention of modern media text, like in Inglourious Basterds. Tarantino followed the prestige from literature, as the whole narrative was in a chaptered storytelling style like novels. अब इसमें non-linear narrative भी follow कर रहा है, novels की तरह chapter number 1, chapter 2, chapter 3 इस तरह से आ रहा है, और non-linear narrative भी इससे follow हो रहा है, prestige भी follow हो रही है, ठीक है. In the same film, Tarantino used the postmodern notions of intertextuality and self-reflexivity. There are references from the film Nation's Pride. अब एक देखो Nation's Pride क्या थी?
एक फिल्म थी उनकी, किनकी थी, जर्मन्स ने बनाई थी वो फिल्म, प्रोपेगेंडा फिल्म थी, ठीक है। अब वो उसकी इंग्लेरियस बास्टर्ड के अंदर नेशंस प्राइड चल रही होती है। दैट्स अ रेफरेंस ऑफ इंटरटेक्सचुअलिटी, रेफरेंस ऑफ वन मीडिया टेक्स्ट इन अनदर मीडिया फॉर्म, ठीक है। And director break the fourth wall. Due to these factors, Tarantino is considered as a filmmaker with postmodern notions. Postmodern media texts are also considered as contemporary forms of media, where the director constructs his own world, like Frozen, Lion King, Avatar: The Way of Water, Avengers, Wolf of Wall Street. All of these break convention of modernity and follow the convention of postmodernity, as every sort of media text rotates around the hyper reality. And all sort of media rotates around the hyper reality, and they all are based on hyper real notions. Is it clear to you all? Now we are going to understand this thing, how Oppenheimer is a postmodern film or is a postmodern content. Okay, so this is quite important to understand. You need to add the case study of a film from last 5 years, and you need to add on the idea how that particular film is considered postmodern. You will get in marks for the case study if you are going to implement these ideas over it. Okay. Oppenheimer is a 2023 biographical thriller film written and directed by Christopher Nolan. देखो, फिल्म की इन्फॉर्मेशन देना अच्छी बात है। मैंने थोड़ी इन्फॉर्मेशन इस केस स्टडी में थोड़ा ज़्यादा ओवर डिटेलिंग दी हुई है। ओवर डिटेलिंग क्यों रखी हुई है? बिकॉज देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स उन्होंने फिल्म नहीं देखी हुई, जिन्होंने फिल्म नहीं भी देखी हुई हो, ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। बट इन फाइनल एग्जाम्स यू डोंट नीड टू राइट अ लॉट अबाउट द नैरेटिव, यू डोंट नीड टू राइट about the film. You need to talk about this idea, how the ideas about the film is connected with the postmodern ideas. Okay, you need to connect these ideas with the postmodern ideas. Okay. Oppenheimer is a 2023 biographical thriller film written and directed by Christopher Nolan. Based on, अच्छा मैं क्या करूँगा आप लोगों के लिए, मैं जो पर्टिकुलर पोस्ट मॉडर्न आइडिया होगा ना उसको हाईलाइट कर दूंगा, दैट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द एक्चुअल पार्ट ऑफ द। इसमें बहुत सारी इरेलेवेंट इसलिए रखा हुआ है बिकॉज वो नैरेटिव के बारे में लिखा हुआ है थोड़ा सा, ठीक है। द अमेरिकन फिजिसिस्ट who led the development of the atomic bomb during the World War II. ये exactly वही पार्ट है ताकि आपको रेफरेंस समझ में आ जाए what film is all about. Okay, based on the life of the J. Robert Oppenheimer, American physicist who led the development of the atomic bomb during the World War II. The film is widely regarded as a masterpiece of postmodern cinema. ठीक है, अब यहाँ से मैं रेलेवेंसी की तरफ थोड़ा सा आ रहा हूँ, ठीक है। As it challenges and subverts the conventions and expectations of biopic genre. अब देखो मेरी बात सुनो, इसने क्या किया? Challenges and subverts the conventions and expectations of biopic genre. Biopic genre is more like a reality fact check, ठीक है। reality के ऊपर बेस कर रहा होता है, एक बंदे के अंदर इंस्पिरेशन आप लेके बन रहे होते हो, ठीक है। बट उन्होंने जो वो रियलिटी चेक या देखो बहुत सिंपल सी बात है, इसकी मैं बहुत बेसिक सी एग्जांपल देता हूँ। इफ़ यू हैव सीन द ओपेनहाइमर, तो आपको एक चीज़ लगा होगा, इट्स अ हाइपर रियल एलिमेंट, इट्स अ हाइपर रियल एलिमेंट। रादर देन, अगर मैं आपको एक बात बताऊँ, हाइपर रियल कह सकते हो या इसको सिमिलैक्रा भी कह सकते हो, ठीक है। अदरवाइज अगर आप बायोपिक जॉनरा को वैसे देखते हो तो आपको ऐसा लगता है इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी। एक्चुअली इट्स ऑल अबाउट रिप्रेजेंटेशन, सही है। वो एक मोर रियलिस्टिक फीलिंग आती है बायोपिक जॉनरा के साथ। लेकिन इफ यू टॉक अबाउट द ओपेनहाइमर स्ट्रैटेजी, इट्स मोर लाइक अ डिफरेंट वन, as it challenges and subverts the conventions and expectations of biopic genre. यानी कि any media content who challenges the conventions of that particular genre, that could be postmodern. समझ में आई बात? इसको समझना क्यों जरूरी है? बिकॉज आप सबने इसके बाद एक और फिल्म या 2 फिल्म्स के ऊपर आपने इसको पोस्ट मॉडर्न के तौर पर रिपोर्ट करना है। समझ में आई बात? तो ताकि आप लोगों के पास अंडरस्टैंडिंग हो। तो अब आपने एक ऐसी फिल्म निकालनी है हु इज चैलेंजिंग दैट पर्टिकुलर जॉनरास। बात समझ में आती है बात? ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर भी देता हूँ कि दिस इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट। ठीक है, as well as the historical and scientific narratives of the atomic age. ठीक है, अच्छा इसने दूसरी चीज़ क्या हिट की? उसने दूसरी चीज़ ये हिट की कि there are so many meta narratives. Yes, there are so many paradigms of meta narrative. ठीक है, एक टर्म होती है पैराडाइम, यानी कि फिक्स सेट ऑफ नैरेटिव। ठीक है, अब ये फिल्म क्या कर रही है? हिस्टोरिकल और साइंटिफिक नैरेटिव्स
ऑफ एटॉमिक एज को भी चैलेंज करे कि उस एटॉमिक एज के अंदर वो जो डेवलपमेंट के अंदर बहुत सारे साइंटिफिक आइडियाज होंगे उसको चैलेंज किया जा रहा है। याद रखना एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि देयर आर हाइपर रियल फिल्म्स जो होती है ना बेटा, वो हाइपर रियल फिल्म्स जो होती हैं वो एक्चुअल के अंदर आपकी सोसाइटी के जो एग्जिस्टिंग मेटा नैरेटिव्स होते हैं, द अर्थ इज जस्ट लाइक अ स्फीयर, हम कहते हैं द अर्थ इज जस्ट लाइक अ स्फीयर। अब एक फिल्म में मैं कहूँ कि द अर्थ इज जस्ट लाइक अ फ्लैट लैंड, द अर्थ इज जस्ट अबाउट अ फ्लैट लैंड, ठीक है, तो ये मेरी ये वाली जो बात होगी जिसमें मैं कह रहा हूँ द अर्थ इज लाइक अ फ्लैट लैंड, ठीक है, वो बात एक्चुअली मेटा नैरेटिव्स और पैराडाइम्स को अपोज कर रही होगी। दैट इज ऑल्सो पोस्ट मॉडर्न। समझ में आई बात? There are so many films जो कि existing ideas को oppose कर रही होती हैं. The movie is a mashup of several forms of themes, genres. अब देखो मेरी बात सुनो, ब्रेकोलाज पढ़ा था हमने, ब्रेकोलाज पढ़ा था, ठीक है। अब क्या हुआ? The film is a mashup of several forms, themes and genres, ठीक है। Like what? Is a mashup of several forms, themes and genres, including drama, epic thriller, बायोग्राफी, डॉक्यूमेंट्री एंड आईमैक्स, ठीक है। अब क्या हुआ? ये ऑल आर द 3 एलिमेंट्स, ये हमारा थर्ड मेजर पॉइंट है जो कि पोस्ट मॉडर्न आइडियाज के हवाले से लिंक कर रहा है, ठीक है। अब देखो द मूवी कंबाइंस, इसको कंटिन्यूटी में रखते हैं इसके, द मूवी कंबाइंस एस्पेक्ट ऑफ फिक्शन, हिस्ट्री सच एज IMAX ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म सीक्वेंसेस दैट डिपिक्ट द एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट, ठीक है। यानी कि ऑटोमेटिकली क्या किया जा रहा है कि एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट के साथ जो आइडियाज थे उसको लिंक किया जा रहा है। अब देखो ये जो थर्ड एलिमेंट है, ठीक है, ये क्या लिंक कर रहा है बेटा? ब्रेकोलाज को लिंक कर रहा है इसके अंदर, ठीक है। द मूवी ऑल्सो includes information from a variety of sources including voice overs, newspaper articles, scientific diagrams, इंटरव्यूज, आर्काइव फोटेज, ठीक है। अब देखो ये बहुत सारी चीजें जो हैं ये क्या है? पेस्टीज का कंपोनेंट कहलाएंगी। ऑल दीज आर द पेस्टीज, ठीक है। एज अ रिजल्ट movie produces a collage of sounds, pictures that capture the richness and diversity of Oppenheimer's life and contributions, ठीक है। अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, ये मैंने आपके सामने इस पैराग्राफ में से 4 ऐसे एलिमेंट्स निकाले जिसकी बेसिस पे हम कह सकते हैं द फिल्म द ओपेनहाइमर इज अ पोस्ट मॉडर्न फिल्म, द ओपेनहाइमर इज अ पोस्ट मॉडर्न फिल्म। द मूवी हैज अ रिच इंटरटेक्चुअल हिस्ट्री, ठीक है। द मूवी हैज अ रिच इंटरटेक्चुअल हिस्ट्री बिकॉज इट मेंशंस और कोट्स वेरियस टेक्स्ट फ्रॉम द मीडिया, ठीक है। अब इंटरटेक्चुअल हिस्ट्री एग्जिस्ट करती है that deal with the Oppenheimer or the atomic bomb. For instance, the movie borrows a well-known phrase from the Hindu textbook Bhagavad Gita, now I am become the death and the destroyer of the world, which was spoken by Oppenheimer following the first atomic bomb test. ठीक है जी। This is the 5th point. Intertextual reference, ठीक है। The movie also makes references to other films that explore nuclear conflict, technology and morality. अब उन्होंने कहाँ से किया है? The Strange Love, The Day After Trinity, The Watchmen. अच्छा, the movie also honors Christopher Nolan's earlier films like Tenet, Interstellar and Inception by utilizing themes of dreams, time travel and paradoxes, ठीक है। अब देखो इसके अंदर अगेन ये जो एलिमेंट है, ये जो 6 एलिमेंट आ रहा है ये आपका आ गया, इंटरटेक्चुअल रेफरेंसेस का आ गया, ठीक है। और उसके बाद फिर अगेन 6 एलिमेंट पेस्टीज का आ रहा है बिकॉज उसने इंटरटेक्चुअल रेफरेंसेस के साथ पेस्टीज भी किया, उनका टाइम ट्रैवल, पैराडॉक्सेस वगैरह का जो एलिमेंट है उसको एक्सट्रैक्ट आउट किया है, ठीक है। By fusing fact and myth, science and art, realism and fantasy, the movie presents Oppenheimer and the atomic bomb in a hyper realistic manner, ठीक है। अब क्या हुआ मेरा बेटा? This is all about simulacra, hyper realistic manner, ठीक है। Again this is all about what? 7th Baudrillard की थ्योरी आ गई है, सही है।
The movie depicts the atomic bomb test and their aftermath realistically by utilizing cutting-edge photography, sound design, and practical character, including his espionage activities, connection with the Jean Tetlock, and security hearings. ठीक है, थोड़ा सा यानी कि they were trying to develop a reality, but it develops like a hyper real form of the content. Thus, the movie creates a hyper-real, synthetic and authentic portrayal of Oppenheimer. ठीक है? Now we have done till 7 points. Okay. In order to deal with the critique, the gloomy and ridiculous aspect of Oppenheimer's account and the atomic bomb, the movie makes use of the black comedy. ठीक है? A black comedy again. अच्छा, अब देखो, ब्लैक कॉमेडी हो गया या आपकी बात कर सकते हैं हम किस चीज़ के हवाले से, अगर हम बात करते हैं अपने पास ब्लैक कॉमेडी के साथ साथ इफ़ यू टॉक अबाउट द आइडियाज़ ऑफ पैरोडी हो गया या फिर मिमिक्री हो गया. ठीक है, ऑल दीज आइडियाज़ आर कंसिडर्ड एज अ पोस्ट मॉडर्न आइडियाज़. ठीक है, तो ब्लैक कॉमेडी एक्चुअल के अंदर क्या किया जा रहा है, ये बात ध्यान में रखिएगा, ब्लैक कॉमेडी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ पोस्ट मॉडर्न आइडियाज़. सही है, ब्लैक कॉमेडी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पोस्ट मॉडर्न आइडिया, और इसके थ्रू आप बहुत सारे, बिकॉज देखो, एनीथिंग विच अपोज द एलीट कल्चर, एनीथिंग विच अपोज द एलीट कल्चर, that could be considered as postmodern. ठीक है, anything which disrupts or deconstruct the paradigms of meta narrative, that is postmodern. समझ में आई बात? Anything which disrupts that particular thing. ठीक है, okay. In order to deal with the critique and the gloomy, ridiculous aspect of the Oppenheimer's account and the atomic bomb, the movie makes use of a black comedy that is all about what? Black comedy. In order to create hilarious events or conversation that contrast with the serious or tragic tone of the film, the filmmakers employ irony, sarcasm, paradox, and exaggeration. ये सारा इसके अंदर आ जाएगा. For instance, Oppenheimer's lack of experimental experience, his rivalry with the Edward Teller, his fixation with the quantum physics, and his regret over the bomb are all parodied in the movie. Additionally, the movie makes fun of a few military and political leaders that were a part of Manhattan Project, including Winston Churchill, Leslie Groves, Levi Strauss, and Harry Truman. Okay. We have done till 8 pointers. अच्छा, अब ये भी देखो, this is also a very important thing. If you are making fun of any political leader, this is also breaking a paradigm of meta narrative. ठीक है? The film is a pastiche of different influences, okay, an inspiration that Nolan draws from various sources. The film borrows or imitates some elements from other media texts that are related to the Oppenheimers or the atomic bomb. For example, the film adopts some visual cues from Stanley Kubrick's films, such as use of symmetrical compositions, one-point perspective, tracking shots, zooms, low-angle shots. अच्छा, अब ये सारा क्या चल रहा है बेटा? ये एलिमेंट चल रहा है पेस्टीज का. अच्छा, एंड नो कन्वेंशंस को ब्रेक किया जा रहा है. Okay. The film also mimics some of the narrative devices from David Lynch's film, such as the use of dreams, non-linear storytelling, surreal imagery, ambiguous ending, and unreliable narrators. ठीक है, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि डिफरेंट ट्रेड्स को यूज करते हुए हमारा क्या हो गया, हमने पूरी एक फिल्म को एनालाइज किया. देखो, आपने एएस में टेक्सचर एनालिसिस किया था. एएस में क्या किया?
This is also an analysis, but with a theoretical analysis. You are having a philosophy in your mind and you are analyzing a text. Yeah, this text is a postmodern because of this reason. Clear हो गई बात? देखो, this thing gonna give you the marks. मैं आपको बता रहा हूँ. एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए कि आपको पता है ये चीज़ ये क्यों है. नो केस स्टडी, नो मार्क्स ध्यान में रख लेना बेटा. एग्जामिनर सिर्फ आपके एग्जाम्पल्स के आपके थ्योरीज के मार्क्स रट नहीं करेगा. आपके एग्जामिनर हर जगह मार्क्स रट करेगा. बोलेगा, एग्जामिनर बोलेगा ये रट के आया है बच्चा. थ्योरी रट के तो कोई भी आ सकता है. एक्चुअली उसकी एप्लीकेशन होती है. एवरीथिंग इज एप्लीकेशन. आर यू एबल टू अप्लाई दोज मार्क्स और नॉट? सही है. इस पैराग्राफ से, इस कंटेंट से क्या समझ में आ रहा है? यू नो द कॉन्सेप्ट, यू नो द आइडिया व्हाट इज दिस ऑल अबाउट. समझ में आई बात? इज इट क्लियर टू यू ऑल? ठीक है. नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड एंड वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस फ्यू पैराग्राफ्स. And these few paragraphs are quite important to understand the postmodernism in contemporary world, particularly the postmodern text. Okay, so whenever we talk about this idea, the whole idea is, the first concept is simulacrum. The first concept is simulacrum. Okay, I'm going to add on some few elements related to it. Then it's quite easy for you कि आप understand कर सको आगे जाके. देखो, जहन में रखना एक चीज़ कि whenever there is as a term simulacrum. Simulacrum stands for simulation of reality. And there is another term which we used to call simulacra. This is called imitation, or you can say copy of the copy. Copy of the copy. Whenever I am going to make a copy of the copy of it may result into a bad reality or a bad copy. Am I right? सही है. Which we used to call a hyper reality. ठीक है. These paragraphs are quite important whenever you are going to understand and write the answer related to the postmodern text. ठीक है. In common parlance, a simulacrum is simply another word for a simulation. यानी कि किस चीज़ का word है बेटा? Simulation का word है. ठीक है. Second. ठीक है. An imitation or a representation of something. ठीक है. A photograph, a video or description could count as simulacrum. यानी कि किसी भी एक reality की जो imitation होगी वो simulacrum consider की जाएगी. ठीक है. However, often simulacra are considered bad imitations that attempt to create a better reality and therefore fail to accurately represent the reality. यानी कि एक चीज़ की copy of the copy बनाई जाए और वो एक बैड रियलिटी में कन्वर्ट हो जाए, एक न्यू प्रोडक्ट बन जाए, हाइपर रियल. यानी कि whenever you want to make you want to link it with the more reality, आप रियलिटी से ज़्यादा लिंक करना चाहते हैं. ठीक है. Plato was famously opposed to mimicry as a real world. ठीक है. प्लेटो ने सबसे पहले कहा था कि मिमिक्री जो होती है वो रियल वर्ल्ड नहीं हो सकती. Opposed to mimicry as the real world was simply an inaccurate mimicry of the forms and imitations of the real world only strayed farther from the truth. यानी कि आप जितनी उसकी imitations बनाओगे वो reality से उतना दूर चला जाएगा. ठीक है. फिर Nietzsche too warned against the language and reason distorting the reality. ठीक है. However, the philosopher most commonly associated with the simulacra is Jean Baudrillard. हमारे पास जो theory आती है Jean Baudrillard की आती है. ठीक है. यानी कि प्लेटो हो गया, नीत्शे हो गया, इन सब के कहने का मतलब ये है कि जब आप कॉपी ऑफ द कॉपी बनाओगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ रियलिटी से उतना दूर होती चली जाएगी. वो चीज़ रियलिटी से जितना दूर होती चलेगी, इट बिकम अ मोर बैड रियलिटी और वी कैन कॉल इट हाइपर रियलिटी. वी कैन कॉल इट बैड रियलिटी और हाइपर रियलिटी. ठीक है. अब मैं इस चीज़ को आगे लेके चलता हूँ. फॉर Baudrillard, simulacra are imitations that fail to make reference to the original. यानी कि हाइपर रियलिटी होती है.
You might imagine many languages starting out as a direct pictorial representation of which they represent or verbal imitation of the sounds things make that slowly becoming less and less like the things they represent. यानी कि किसी चीज़ की आप कॉपी ऑफ द कॉपी बनाओगे तो वो रियलिटी से उतना दूर होती चली जाएगी. दैट बिकम मोर हाइपर रियल. The final state of simulacra is something that Baudrillard called hyperreality, a representation which is completely divorced and isolated from the origin. यानी कि origin से कोई ताल्लुक नहीं है. Often as a result of technological mediation of experiences, यानी कि टेक्नोलॉजी के थ्रू आप CGI के थ्रू बना रहे हो, एक नया कैरेक्टर बना रहे हो. अब let's suppose जो CGI बेस्ड कैरेक्टर होते हैं, they are walking like a human beings. They are walking like a human, but they are not human beings. It's a bad reality. They don't have any association with the actual world. Often as a result of a technological mediation of experience, instead representing something in the world, a hyperreal simulacrum only represent a web of other simulacra. यानी कि hyperreal imitation जो होती है किसी चीज़ की, it's a bad reality of something. It feels like a reality, but it's not a reality. अब जीन बैडलार्ड की थ्योरी आपने अपने आंसर्स में यूज़ करनी है. अब यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं. When your experiences are mediated by the technology. Mediated by the technology का मतलब है कि जब आपकी जो simulation of reality है वो टेक्नोलॉजी फॉर्मुलेट करे. क्या फॉर्मुलेट करे बेटा? टेक्नोलॉजी. And representation they can become disconnected from the reality. यानी कि क्या हो जाता है, वो reality से उतना दूर हो सकता है. The simulacra no longer represent real things. Rather they represent other representations. ठीक है, इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल है. ठीक है, लेट्स सपोज आपने मेरा स्कल्पचर बनाया. ठीक है, उस स्कल्पचर को किसी और ने कॉपी किया, फिर उसके बाद किसी और ने कॉपी किया. तो अगर आप आखिरी वाली रिप्रेजेंटेशन को देखोगे और मुझे देखोगे, बोलोगे भाई ये दिस इज नॉट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अब्दुल्ला शामी, दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग एल्स. One example of hyperreality might be a username or a chat on a chat room. Your name or description of you is a simulacra for you. सही है, यानी कि आपका जो यूजर नेम होता है, it's a simulacra of you. It's not a reality of Abdullah Shamir or your person. But your username is what you want to be. It does not represent what you are. It does not ground it in reality. Your username is a representation of a representation. ठीक है, it is hyperreal. It is Baudrillard uses the example of graffiti taggers who use a representation to hide their identity instead to describe it. ठीक है, यानी कि वो अपने keywords लिखते थे. ठीक है, अब आते हैं. Baudrillard claimed that I have nothing to do with the postmodernism. However, there are clear connections of many of the themes of this amorphous movement. Art representing other art instead of reality is essential to postmodernism and an example of hyperreal. The mediation of artistic experience with technology is both a component of a mixed medium of postmodern art as well as our increasingly hyperreal simulacra. यानी कि आर्ट जो है इट्स बिकम मोर hyperreal. आर्ट इज नॉट द प्रीवियस वन के भाई हम as it is represent करेंगे, it's more hyperreal. The inability to gain direct meaning or objective interpretation of events absent a paradigm or meta-narrative is deeply postmodern. यानी कि कोई fixed set of truth नहीं है. Once you are making a copy of a copy, it's not mandatory कि आप उस चीज़ को copy of the copy को इसी तरह से follow करेंगे. ठीक है, and at least in part of result the mediation of experience by simulacra and representation. सही है, यानी कि it's more about representation जो होगी, it's mediation by the technology. यानी कि टेक्नोलॉजी के थ्रू mediate करेगा. टेक्नोलॉजी is going to develop the new reality for the people. Is it clear? So automatically मेरी आपको रिकमेंडेशन होगी इन 4 पैराग्राफ्स में से अपने आंसर्स में कोई एक पैराग्राफ उस क्वेश्चन से लिंक करके ज़रूर बनाइएगा. दिस इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट फॉर योर आंसर्स.